हेलो स्टूडेंट, भूगोल का ये फर्स्ट चैप्टर जो है संसाधन एवं विकास, इसका जो फर्स्ट पार्ट था हमने आपको फर्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया है। नेक्स्ट पार्ट हम आपको अब इस वीडियो में बताएंगे। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में आपका एक टॉपिक रह गया था संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधनों के संरक्षण से क्या मतलब है? संरक्षण का अर्थ होता है बचाव करना। तो संसाधनों को हम बचाव कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपका वर्ष 1987 में ब्रिटलैंड कमीशन रिपोर्ट लाई गई और उसके तहत क्या था कि संसाधन जो संरक्षण, संसाधनों को बचाव जो करना है उसमें व्यापक रूप से मतलब एक बड़े स्तर पर उल्लेख किया गया था कि किस तरीके से संसाधन को बचाया जा सकता है। ब्रिटलैंड कमीशन रिपोर्ट में यह बताया गया था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सतत विकास की अवधारणा को उचित रूप से उसमें बताया गया था। तो गांधी जी ने कहा था उस समय, गांधी जी के अनुसार कह सकते हैं कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं है वह उनकी पूर्ति करने के बाद भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और वह अन्य चीज़ों की मांग करता है। तो किसी की लालच की संतुष्टि नहीं की जा सकती, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ये गांधी जी के शब्द थे। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर भी थे। तो वो जो थे वो केवल एक व्यक्ति के उत्पादन के विरुद्ध थे और अधिक जन समुदाय के उत्पादन के पक्षधर में वो रहे थे। अब है हमारा भू संसाधन। तो भू संसाधन का क्या अर्थ है? भू मतलब भूमि और संसाधन मतलब जिन चीज़ों से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो भूमि संसाधन, तो भूमि हमारा क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन पाया जाता है, वन्य जीवन पाया जाता है, प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं और परिवहन एवं संचार आदि आधारित होता है। मानव जीवन जीने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होगी, वन्य जीवन के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होगी और इन परिवहन और संचार, जब मनुष्य के लिए ही परिवहन संचार की आवश्यकता होती है और जब मनुष्य ही नहीं, मनुष्य होने के लिए भूमि की आवश्यकता ज़रूरी है। तो भूमि संसाधन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसको हम भौगोलिक क्षेत्र में देखते हैं कि 3 क्षेत्रों पर बांटा गया है। तो 43% जो है हमारा भूक्षेत्र मैदानी है जिस पर कृषि एवं उद्योग के विकास में सहायक होता है और 27% क्षेत्र जो वो आपका पठार है जिसमें खनिजों एवं जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार भंडार पाया गया है। 30% पर पर्वत हैं जो कि बारहमासी नदियों के प्रवाह एवं पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं, जहां पर बारहमासी नदियां बहती हैं पर्वतीय क्षेत्रों पे और पर्यटन जो वहाँ पर आते रहते हैं घूमने के लिए, और वो वहाँ से क्या होता है, उनके आने से विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है इसमें भूमि की विशेषताएं। तो भूमि की विशेषताएं क्या हैं? भूमि की विशेषताओं में हम देखते हैं कि सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र क्या होता है कि भूमि का जो क्षेत्र है निश्चित और सीमित होता है, ना तो इसको बढ़ाया जा सकता ना ही इसको घटाया जा सकता है। प्रकृति की निःशुल्क देन है। प्रकृति ने जो हमें ये भूमि प्रदान की है, हम अगर देखें कि ये एक प्राकृतिक संसाधन है और प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त है, तो ये निःशुल्क है, हमसे कोई पैसा तो लिया नहीं गया भूमि के लिए, तो ये एक निःशुल्क संसाधन है, अनाशवान है। इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता भूमि को, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसकी उर्वरता में कमी लाई जा सकती है या वृद्धि की जा सकती है। केवल अचल अथवा गतिहीन है, ना तो यह जो संपत्ति है, मतलब कह सकते हैं कि भूमि जो है हमारी, इसको स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जाया जा सकता है, इसलिए गतिहीन या अचल संपत्ति इसको कहते हैं। स्वरूप एवं गुणों में विविधता। स्वरूप एवं गुणों में विविधता बताई गई है। स्वरूप एवं गुणों में विविधता, पृथ्वी पर हम देखते हैं कि इसका जो स्वरूप है वो अलग अलग है, कि जहाँ कहीं देखते हैं हम, कहीं पर मिट्टी उपजाऊ है, कहीं पर मिट्टी उपजाऊ नहीं है, कहीं पर भूमि बंजर है। तो इसके जो गुण हैं और इसके स्वरूप है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की हैं। अब बहु उपयोगिता की भूमि है। अब भूमि को देखते हैं कि एक टुकड़ा है भूमि का, अगर हम उस पर चाहें तो उस पर खेती कर सकते हैं और खेती करेंगे तो हम उस पर गेहूँ उगा सकते हैं, उस पर सब्जियाँ उगा सकते हैं, और अगर हम उस पर खेती नहीं करना चाहें तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, हम उस पर मकान भी बना के रख सकते हैं या अपने किसी रोजगार का कारखाना वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम जो भूमि की उपयोगिता है, एक ही भूमि पर हम अन्य तरीकों के उपयोग को कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट भूमि में उपयोग के प्रतिरूप। भूमि में उपयोग में प्रतिरूप क्या क्या है? तो इसके 2 आधारों पर बांटा गया, एक तो भौतिक कारक और दूसरा है आपका मानवीय कारक। तो इसके अंतर्गत जलवायु, मृदा, प्रकार और भू आकृतियाँ इत्यादि शामिल होती हैं। भौतिक कारक में आपकी जलवायु, मृदा
और मृदा के प्रकार और भू आकृति इत्यादि शामिल है। और मानवीय कारक में इसके अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, सांस्कृतिक कारक और प्रौद्योगिकी क्षमता आदि सम्मिलित है। अब हम देखते हैं कि भारत में भूमि उपयोग, भारत में जो भूमि उपयोग है उसको कैसे उपयोग किया गया है। तो भारत में जो भूमि उपयोग का क्षेत्रफल बताया गया है वो 32,87,263 हेक्टेयर बताया गया है, जिसमें से 92.2% भूमि का उपयोग हमारे भारत में किया जाता है। भारत में भूमि का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया गया है, जैसे कृषि योग्य भूमि, दूसरा है आपका वन भूमि। कृषि योग्य भूमि भूमि का क्या मतलब है, जैसे कि हम 8,000 वर्ष पहले हम देखें हमारे देश में तो 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर कृषि कार्य प्रारंभ किया गया था, जो वर्ष 1993 में 1993 और 94 तक कितना हो गया था, 1,86,420 हेक्टेयर तक पहुंच गया था। 14,000 हेक्टेयर से देखिए कितना पहुंच गया, 1,86,420 हेक्टेयर तक पहुंच चुका था। इस प्रकार देश की 57% भूमि लगभग कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत आ चुकी है। यह विश्व का सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि का उदाहरण है। अब हम देखते हैं वन भूमि। तो जो वन भूमि है हमारे देश की, वो वन भूमि में लगातार कमी हो रही है, क्योंकि जो वर्तमान में अगर हम देखें तो एक राष्ट्रीय स्तर पर वनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वो है आपका 33%। लेकिन अभी हम अपने भारत में देखें तो कितने भूभाग पर वन पाए जा रहे हैं, केवल 21% पर। तो भारत में वन भूमि का वितरण भी असमान है, कई पर्वतीय प्रदेशों में अलग है, तटीय प्रदेशों में अलग है, और पठारी और मैदानी क्षेत्रों में ये देखें तो हम 10% से भी कम है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जहाँ पर कृषि की मतलब कि कृषि के लिए अनुपलब्ध मतलब जिस भूमि पर कृषि ना की जा सके। एक तो हो गई चरागाह भूमि, जहाँ पे पशु वगैरह चरते हैं, उसको पशु चारण को ही हम चरागाह भूमि कहते हैं। स्थायी चरागाह कौन से होते हैं आपके, यह भूमि जिस पर अधिकतर ग्राम पंचायत व सरकारों का स्वामित्व होता है, जहाँ पर पंचायत और सरकार का स्वामित्व होता है उसको स्थायी चरागाह कहते हैं। और इसका प्रतिशत कितना है, हमारे भारत में 23% है, और हिमाचल प्रदेश में है। बंजर भूमि जिस पर ना तो खेती की जा सकती, ना घास फूस झाड़ियाँ वगैरह कुछ भी घास फूस वगैरह उगाती हैं और खेती नहीं की जा सकती है, जो कि बंजर भूमि कहलाती है। और बंजर भूमि का जो प्रतिशत है हमारे भारत में 24% भूमि पाया गया। और प्रति भूमि हम उससे कहते हैं जो कि 2-3 वर्षों तक उस ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है, उसके बाद में उस पर खेती की जाती है, और इसीलिए और उसका भाग जो है 7% है। और 2-3 वर्ष तक के लिए उसे क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उसे 2-3 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र में इस भूमि पर फसलें उगाई और काटी जाती हैं। यदि एक वर्ष में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ा जाता है तो उसे सकल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कहते हैं। अब इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है शुद्ध बोए गए क्षेत्र में, कि देश में राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई 1952 में एक राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई। इसमें निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित हैं, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से वन के अंतर्गत बहुत कम क्षेत्र हैं, जो कि हमारा कितना है 21% है। 33% निर्धारित किया गया, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो 21% अभी माना गया है। नेक्स्ट है इसमें स्थायी चरागाह के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। स्थायी चरागाह जो है उसमें भी भूमि कम हो गई है, क्योंकि पशुओं के चराने से क्या होता है, भूमि आपकी केवल चरने के लिए हो जाती है और उसकी उपजाऊ शक्ति जो होती है वो खत्म हो जाती है। अधिकांश वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसल उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। इन भूमियों पर 2-3 वर्ष में 1-2 बार ही कृषि की जाती है, और इसको हम किस क्षेत्र में लेके जाते हैं, इनको शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल किया जाता है, और इसका जो प्रतिशत है कितना 54% है। भूमि संसाधन का महत्व, हमारा क्या है अब भूमि संसाधन का महत्व। तो इसका महत्व क्या है, भूमि संसाधन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मनुष्य के जीवन का आधार है, क्योंकि मनुष्य का जीवन किस पे डिपेंड है, भूमि पर है। अगर भूमि नहीं होगी तो मनुष्य का जीवन नहीं असंभव हो जाएगा। चलना फिरना, मकान, व्यवसाय, दुकान, हर चीज़ किससे जुड़ी हुई है, भूमि संसाधन से। आर्थिक विकास का आधार, अगर मनुष्य व्यापार करेगा, वनस्पति वगैरह उगाएगा, खनिज पदार्थ करेगा, उपजाऊ भूमि बनाएगा, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी, आपके आर्थिक विकास की ज़रूरत होगी, भूमि की ज़रूरत होगी, और उससे आपका क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। प्राथमिक उद्योगों का विकास, तो प्राथमिक उद्योग हमारे कौन से, कृषि है, मत्स्य पालन है, वनस्पति है, खनिज व्यवसाय है आदि का विकास किस पर डिपेंड है, भूमि पर निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में जिस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है वहाँ उन्हीं से संबंधित प्राथमिक उद्योगों का विकास हो सकता है। व्यापार का आधार,
जब हम व्यापार करते हैं तो उसके लिए भी हमें भूमि की आवश्यकता होती है, चाहे तो आप गेहूँ, चावल, दूध, खनिज पदार्थ, तेल, चाय, लकड़ी इत्यादि आदि द्वारा ही जितने भी आपके उत्पादित वस्तुएं हैं, अगर हम खेती करेंगे तो उसका व्यापार करेंगे तो उसके लिए आपकी भूमि की आवश्यकता होती है। शक्ति संसाधन, अधिकांश ऊर्जा के उत्पादन का साधन कोयला है। शक्ति संसाधन अधिकांश ऊर्जा के उत्पादन का संसाधन कौन से? कोयला और तेल है। हम देखते हैं कि जो रेलगाड़ियाँ जब चलाई जाती थी तो कोयले से चलाई जाती थी, और तेल का यूज़ हम देखते हैं कि अब मोटर बाइक में डालते हैं, और आपकी कार वगैरह जितने भी आपके यातायात के साधन है उसमें हम तेल का यूज़ पेट्रोलियम को हम तेल भी कहते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो इससे हम क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। उसको ही हम किस में लेते हैं? शक्ति संसाधन में लेते हैं। तो कोयले और तेल का निर्माण कब होगा? जब भूमि होगी। परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास, सड़क, रेल मार्ग, डाक तार आदि का विकास किस पर निर्भर करता है? भूमि पर निर्भर करता है। रोजगार का आधार, मनुष्य को रोजगार कब प्राप्त होगा? जब भूमि होगी। भूमि नहीं होगी तो रोजगार भी प्राप्त नहीं होगा। और भारत में लगभग 55% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। इसी सभी प्रकार की आजीविकाएं भी भूमि संसाधन पर भी निर्भर करती हैं। इसके अलावा भी हम देखें कि कृषि के अलावा भी तो अन्य जो भी रोजगार हैं वो सारे किस पर निर्भर करेंगे? भूमि पर ही आपके निर्भर करते हैं। भूमि निम्नीकरण का क्या अर्थ है? कि भूमि का जो स्तर है उसको लो लेवल पे ले गए हैं। कौन ले गया है? मानवीय गतिविधियों के द्वारा ही आपका जो स्तर है वो केवल निम्नीकरण उस पर चला गया है। मानवीय गतिविधियों द्वारा न केवल भूमि का निम्नीकरण हुआ है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक शक्तियों को भी बल मिला है। अपशिष्ट भूमि निम्नीकृत भूमि होती है जिसमें चट्टानें, शुष्क, बंजर एवं रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। जो हमारे पूरे भारत में कितनी 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी है, जिसमें 28% वन, 56% जल, 10% वायु तथा 6% क्षेत्र लवणीय एवं क्षारीय निक्षेपों से प्रभावित है। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण व खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। देखते हैं जैसे कि मानव क्रियाएं हो गई, वनोन्मूलन, वनों का कटाव करना, पशुओं को ज़्यादा चराई करवाना, मतलब हर जगह पशुचारण बना देना। खनन करना मतलब भूमि को खनिजों पदार्थों के लिए अत्यधिक खोदना होना है, और खोदने से क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण हो गया है। कुछ प्राकृतिक कारकों द्वारा भी भूमि का निम्नीकरण होता है, जैसे वायु व जल के द्वारा मृदा की ऊपरी परत का अपरदन वगैरह होना। तो हम देखते हैं कि भूमि निम्नीकरण के कारण हमने पढ़े खनन, उत्खनन, अतिचारण, औद्योगिकरण, व्यापार वगैरह जैसे कारखाने वगैरह डालना, उससे खनिज पदार्थों की ज़रूरतों को पूरा करना, उससे क्या होता है? आपका ये भूमि का निम्नीकरण होता है। तो इस भूमि के निम्नीकरण को सुलझाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। तो इसमें वनारोपण और चारागाहों को उचित प्रबंधन करना, कि वन लगाने चाहिए, चारागाह अलग अलग जगह पर, जो स्थान बंजर हो चुके हैं उन पर आपके चारागाहों को बनाना चाहिए। पेड़ों की रक्षक मेखला और पशुचारण पर नियंत्रण करना चाहिए। पशुचारण पर थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए। और पेड़ों की रक्षक मेखला मतलब कि ऐसे पार्क वगैरह बनाए जाने चाहिए जिससे कि पेड़ों को नुकसान ना पहुंचे। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया करनी चाहिए। भूमि कटाव को रोकथाम करना चाहिए। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना चाहिए। खनन नियंत्रण, औद्योगिक जल का परिष्करण करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि भारत में भूमि सुधार के लिए क्या क्या उपाय किए गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में जो बंजर भूमि होती है उसको उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया कैसे की गई। तो भारत में जो भूमि सुधार के पहले हम देखेंगे कि उद्देश्य और उपाय बताए गए हैं कि उसके उद्देश्य और उपाय क्या हो सकते हैं। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना चाहिए। वृक्ष एवं वनस्पति रहित भूमि में वनीकरण करना चाहिए, मतलब जहाँ पर वृक्ष और वनस्पति नहीं है वहाँ पर वनों को लगाना चाहिए। मृदा की पीएच क्षमता को सही करना चाहिए। मृदा की जो पीएच क्षमता कम हो जाती है तो मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है, तो पीएच क्षमता को उस लेवल पे लेके आना चाहिए जिससे कि खेती हो सके, अर्थात इसके अम्लीयता अथवा खारेपन को कम करना चाहिए। भूमि में जैव रासायनिक तत्वों के संतुलन को सही करना चाहिए। तो इन्हीं आधारों को देखते हुए, जो उद्देश्य और जो उपाय बताए गए, उन्हीं आधारों को देखते हुए हमारी जो भारत सरकार ने क्या किया कि भूमि सुधार के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए। तो वो कार्यक्रम कौन कौन से थे? पहला कार्यक्रम था बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, दूसरा था वृक्षारोपण कार्यक्रम, रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम और खारी भूमि विकास कार्यक्रम। तो बंजर भूमि में आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? उसको उपजाऊ बना सकते हैं। वृक्षारोपण करके हम पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। रेगिस्तानी भूमि में ऐसे उर्वरक मिलाए जाएं जिससे कि वहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। खारी भूमि को ऐसे उर्वरकों द्वारा खेती के लिए
उपयुक्त भूमि बनाया जा सके। थैंक यू।